हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इट इज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। और इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो स्टैंडर्ड्स कवर किए, SQC 1 एंड SA 220। दोनों ही डील करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। अगर एक जल्दी से इसका रिकैप दूं कि SQC 1 में हमने क्या पढ़ा, SA 220 में हमने क्या पढ़ा। तो SQC 1 जो बात करता है वो हर एक एंगेजमेंट के लिए बात कर रहा था, जबकि SA 220 केवल ऑडिटिंग एंगेजमेंट के लिए बात कर रहा था। SQC 1 में जो जिम्मेदारियां बताई गई वो फर्म लेवल पे बताई गई थी, जबकि SA 220 में जो जिम्मेदारी बताई गई हैं वो आपके एंगेजमेंट पार्टनर के लेवल पे बताई गई। SQC 1 में जो फर्म की जिम्मेदारी थी वो हर एक एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन करने को लेकर था, जबकि SA 220 में जाते हैं तो यहां पर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिजाइन नहीं होंगे, वो ऑलरेडी SQC 1 में डिजाइन हो चुके हैं। लेकिन जो ऑडिट एंगेजमेंट को लेकर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स SQC 1 में डिजाइन हुई थी फर्म के द्वारा, SA 220 में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको ऑडिटिंग एंगेजमेंट में इंप्लीमेंटेशन करें। यानी कि SA 220 में जो जिम्मेदारी बताई गई है वो एंगेजमेंट पार्टनर की बताई गई। हालांकि जब हमने SA 220 का स्कोप देखा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की भी जिम्मेदारियां बताता है अगर ये एप्लीकेबल है। तो बात आई थी कि सर ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या है। तो जब एक एंगेजमेंट टीम अपना पूरा काम कर लेती है और एक ओपिनियन को कंक्लूड कर लेती है, लेकिन अभी उस ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करती, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट का ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, तब उस केस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। और इस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन किया जाता है दो बातों का। कौन कौन से? जजमेंट्स, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो एंगेजमेंट टीम ने अपने ऑडिटिंग एंगेजमेंट के दौरान लिए थे, और दूसरा जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे ओपिनियन तक पहुंचने के लिए, इनको एक बार इवेल्युएट किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या सर ये हर एक ऑडिट में मैंडेटरी था? देन आंसर इज नो। लिस्टेड एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे थे तो ये मैंडेटरी था, लेकिन अगर आप अदर देन लिस्टेड एंटिटी की आप ऑडिट कर रहे हो तो डिपेंड करता है फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी क्या कहती है। ऑब्वियसली बात है, अगर बड़ी ऑडिट्स होती हैं वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स अगर ऑडिट में ज्यादा लिए जाते होंगे, तब उस केस में फर्म की पॉलिसी बन सकती है कि ऐसे एंगेजमेंट में हम एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाते हुए चलेंगे। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन था वो डिस्कस किया था। ये आपकी फर्म का कोई दूसरा सीए पार्टनर हो सकता है, सीए एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर आप कोई एक्सटर्नल पर्सन जो सीए विद सीओपी हो उसको आप हायर कर सकते हो, या टीम ऑफ इंडिविजुअल को भी आप हायर कर सकते हो जिसका की हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। लेकिन सर क्या अगर एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आके अपना काम कर ले तो क्या उससे एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं? देन आंसर इज नो। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो जाने से एक एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। सर लेकिन अगर इनमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, सपोज कि एंगेजमेंट पार्टनर ने कहा था कि मैं तो एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देके आऊंगा, लेकिन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आता है उसने मॉडिफाइड ओपिनियन की बात करी, तब उस केस में क्या होगा? तो फर्म की पॉलिसी फॉलो की जाएगी इन मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। फर्म की पॉलिसी क्या हो सकती है? सारे पार्टनर से बैठ के एक बार हम डिसाइड कर लेंगे, या अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहां पर एक्सटर्नल एडवाइस चाहिए तो आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर हो सकता है, एक्सटर्नल फर्म हो सकती है, उसके साथ कंसल्ट करते हुए इस मामले को अल्टीमेटली रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन जब तक मामला रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक एंगेजमेंट पार्टनर अपनी कोई भी ओपिनियन को एक्सप्रेस करके नहीं आएगा। अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा होने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर ने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर दिया तो ये उसके लेवल पे एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, बिकॉज आपने उस केस में SA 220 का नॉन कंप्लायंस किया हुआ है। क्लियर? इसके बाद एक टर्म यूज की थी इसके अंदर, मॉनिटरिंग। ये क्या होता है? तो जब फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स डिजाइन हो जाती हैं और ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर एक एंगेजमेंट टीम इनको इंप्लीमेंट कर रही होती है, तब फर्म के बिहाफ पर मॉनिटरिंग कराई जाती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी हो सकता है, यानी कि जब टीम काम कर रही होगी उस टाइम पे जाके मॉनिटरिंग करवा ली जाएगी, या फिर आप पिछले कुछ कंप्लीटेड एंगेजमेंट का सिलेक्शन करके उनको आप रिव्यू कर सकते हो कि टीम काम करते हुए फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर रही थी या नहीं कर रही थी। मॉनिटरिंग करने का एक बेसिक पर्पस यही है, इस बात का एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना फर्म लेवल पर कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रॉपर्ली डिजाइन है या नहीं है, इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही हैं या नहीं हो रही। और इसका जो भी रिजल्ट होगा
जिस पर्सन ने मॉनिटरिंग करी है वो फर्म को कम्युनिकेट करेगा और फर्म के द्वारा ये रिजल्ट एंगेजमेंट पार्टनर को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर थी। एसए 220 में हमने कुछ टर्म को भी यूज किया था, जैसे कि एंगेजमेंट टीम हमने समझी थी ये क्या होता है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है इसको हमने समझा था, फर्म का मतलब हमने वहां पे समझा था। तो ये बेसिक टर्म थे जिसको हमने एसए 220 में काफी डिटेल में कवर किया था। क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये हर एक फर्म पर, चाहे आपका फर्म का साइज छोटा है या बड़ा है, हर एक फर्म के लिए मैंडेटरी था। लेकिन हाँ, वो एग्जैक्ट पॉलिसी, एग्जैक्ट प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये फर्म लेवल पर वेरी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म। तो आपके हर एक जो पॉलिसी बनेगी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, उनमें कुछ ये एलिमेंट आपके एड्रेस हो जाने चाहिए। ये एलिमेंट जो बताए गए हैं ये एसक्यूसी 1 में भी हैं और एसए 220 में भी हैं, क्योंकि एसक्यूसी 1 में डिजाइनिंग है इनकी और एसए 220 में इनका इंप्लीमेंटेशन था। तो बात हुई थी वहां पर लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, भाई अपने किसी एक पार्टनर को आप लीडरशिप की जिम्मेदारियां दोगे, बिकॉज क्वालिटी से हमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये एसक्यूसी 1 कहता है कि भाई क्वालिटी सर्वोपरि है। कि ठीक है, हम अल्टीमेटली काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है कि आपने अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। फिर बात कर रहे थे हम यहां पर एथिकल रिक्वायरमेंट की, कि जो टीम आपकी ऑडिट करने के लिए जाएगी या कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए जाएगी, उस टीम की जिम्मेदारी बनती है कि एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए ओआईपीसी की कंप्लायंस करे। व्हाट इज ओआईपीसी? दीज आर द कोड ऑफ एथिक्स: ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी। और एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप थ्रू आउट दी ऑडिटिंग एंगेजमेंट इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके आप ये एविडेंस हासिल करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि आपकी टीम ने रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इनकेस कोई मैटर ऑफ नॉन कंप्लायंस अगर आपकी नॉलेज में आता है तो फर्म लेवल पर कम्युनिकेट करा जाएगा, ताकि जो भी एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन पॉसिबल हो उसको डिसाइड किया जा सके। इसके बाद बात की थी हमने यहां पर इंडिपेंडेंसी की, कि एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि आपने और आपकी टीम ने ऑडिट करते हुए इंडिपेंडेंसी को मेंटेन किया हुआ था। इसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर को क्या काम करना होगा, इस पर मैंने 3 पॉइंट्स कहे थे, एग्जाम में क्वेश्चन 4 नंबर का यहां पर पॉसिबल था। पहला पॉइंट है यहां पर कि एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन करेगा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्म वेयर एप्लीकेबल फ्रॉम नेटवर्क फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप विच में क्रिएट थ्रेट ऑन द इंडिपेंडेंस। इसके बाद देखेंगे कि कहीं कोई फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी का ब्रीच तो नहीं हुआ है जिससे इंडिपेंडेंसी पे कोई थ्रेट आ रहा है, और अगर थ्रेट आ रहा है, तीसरा पॉइंट था, तो उस थ्रेट को मुझे एलिमिनेट करना है, या एलिमिनेट करना अगर पॉसिबल ना हो तो उसको एक्सेप्टेबली लोअर लेवल पे लेके मुझे उसको आना था। सर अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेबली लोअर लेवल पे लेके नहीं आ सकते, थ्रेट को हम खत्म नहीं कर सकते, तो बेटा उस केस में यही बात है कि ये गलत ओपिनियन देने से अच्छा ये रहेगा कि मैं इस एंगेजमेंट से उस केस में विथड्रॉ कर लूं। तो क्लाइंट के मैनेजमेंट के साथ, दोस्त यार विद गवर्नेंस के साथ ये इशू बैठ के आप एक बार डिस्कस करिए, फर्म के साथ डिस्कस करिए। अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि नहीं, इंडिपेंडेंसी को, थ्रेट को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ये थ्रेट रहेगा, तो उस केस में आपको अल्टीमेटली इस एंगेजमेंट से विथड्रॉ कर लेना चाहिए था। फिर पॉइंट था एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एसक्यूसी 1 में जो हेडिंग थी वो स्पेसिफिक एंगेजमेंट थी, और एसए 220 की जो हेडिंग थी वो ऑडिट एंगेजमेंट थी। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, इसमें क्या पॉइंट था, यहां पर एसक्यूसी 1 में फर्म लेवल पे जिम्मेदारी आई और कहा फर्म आप किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। यानी कि आपको, यानी कि एक फर्म एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले बेसिकली क्या काम करेगी, वो एक बार इंटीग्रिटी इवेलुएट करेगी ओएमजी की। व्हाट इज ओएमजी? प्रिंसिपल ऑनर मैनेजमेंट एंड द पर्सन इन द गवर्निंग रोल। इसके बाद अपने गिरेबान में हम झांक के देखेंगे कि मेरी एंगेजमेंट टीम काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है, उसके पास सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्स हैं या नहीं है। और दूसरा, एंगेजमेंट टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इतना तो बताया था एसक्यूसी 1 में, सेम यही पॉइंट एसए 220 में भी था, लेकिन वहां पर 4 पॉइंट थे। 3 तो ये कॉपी एंड पेस्ट थे, एक एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे था, सिग्निफिकेंट मैटर विच हैज अराइजन either in previous audit engagement or in the current audit engagement, और इसकी क्या implication निकल के आती है, its implication on the continuance of the engagement, इस engagement को continue करने को लेकर। हाँ, अगर engagement perform करते हुए
कोई इंफॉर्मेशन मुझे अब मिल रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन मुझे पहले मिल गई होती, जिस टाइम पे आपने एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस दी थी, तब उस केस में क्या करना होगा, एंगेजमेंट पार्टनर इस इशू को पहले मिल गई होती तो शायद आपने उस एंगेजमेंट को उस टाइम पे डिक्लाइन कर दिया होता। सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए एंगेजमेंट पार्टनर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर वो इंफॉर्मेशन उसे पहले मिल गई होती तो शायद उस टाइम पे एंगेजमेंट को डिक्लाइन दैट इज रिजेक्ट कर दिया गया होता। तो प्रॉब्लम यह है कि हमने तो अपॉइंटमेंट को इस समय हां कर रखा है। तब उस केस में एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, मैं ये केस डिस्कस करूंगा एक बार अपनी फर्म के साथ, और देखता हूं कि क्या ऐसी परिस्थिति में मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर डिसाइड ये हो रहा है कंटिन्यू करना चाहिए, तो एक बार देख लीजिए ये डिसीजन सही लिया गया है या नहीं लिया गया। और इनकेस आप कहते हो कि विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ करना चाहिए, तो लॉ में अगर विड्रॉ करना परमिशेबल है तो एक बार क्लाइंट के मैनेजमेंट के साथ, दोस्त यार विद गवर्नेंस के साथ बैठ के इस मैटर को डिस्कस कर लीजिए, उनको रीजन बताइए और अल्टीमेटली यहां से विड्रॉ करिए। और विड्रॉ करने पर इस बात को बताने की जो भी आपकी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, उस लेवल पे आप इसे कम्युनिकेट करते हुए निकल जाइए। इसके बाद बात आई थी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को SA 220 में काफी अच्छा बताया गया। उसमें सबसे पहले बताया DPS, डायरेक्शन परफॉर्मेंस सुपरविजन, कि एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम में काम डायरेक्ट करेगा, टीम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी, एंगेजमेंट पार्टनर काम को सुपरवाइज करेगा। एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए अगर एंगेजमेंट टीम को कुछ प्रॉब्लम होती है किसी एरिया को लेकर, कोई डिफिकल्ट मैटर आता है, डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो इस पर प्रॉपर कंसल्टेंसी ली जाएगी। और जो भी कंसल्टेंसी ली गई है प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। कंसल्टेंसी का जो भी रिजल्ट आया है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और एंगेजमेंट पार्टनर इस बात को भी इंश्योर करे कि जो कंसल्टेंसी का रिजल्ट था, जो कंसल्टेंसी ली गई थी, क्या उसको एंगेजमेंट टीम ने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया। इसके बाद बात आई थी रिव्यू की। रिव्यू पे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली लगे हुए हैं। आज की क्लास में हम कुछ पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू में क्या था कि जो एंगेजमेंट टीम का लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर है, उसके काम को एंगेजमेंट टीम का जो एक मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर होगा, वो बेसिकली उसके काम को रिव्यू करेगा। रिव्यू एज पर फर्म पॉलिसी कंडक्ट किया जाएगा। रिव्यू में क्या क्या चीजों को रिव्यू किया जाएगा, क्या क्या चीजें आपके रिव्यू में शामिल होंगी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। एक तो हम ये रिव्यू करेंगे कि जो टीम ने काम करा है वो इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड करा है या नहीं करा है, इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया है या नहीं किया है, टीम को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं या नहीं मिले हैं। इनकेस अगर नहीं मिले हैं तो क्या हमें इसको रिवाइज को, ऑडिट प्लान को हमें रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। टीम ने काम करते हुए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन किया है या नहीं किया है। टीम जो कंक्लूड कर रही है और जो टीम का परफॉर्मेंस है, क्या ये चीजें आपस में मैच करती हैं या नहीं करती हैं। इस चीज को बेसिकली रिव्यू में कवर किया जाता है। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बस कुछ एग्जांपल दिया कि रिव्यू में क्या क्या चीजें कवर करनी होती हैं। इसके बाद एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का पॉइंट था, वो ऑलरेडी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो मैंने आपको बता दिया। मॉनिटरिंग का एक पॉइंट था, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अल्टीमेटली जो एंगेजमेंट पार्टनर है और जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैं, वो अपने अपने काम का प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हुए चलेंगे। ये था SQC 1 और SA 220 का एक सुपर फास्ट रिवीजन। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर पीछे पड़ा हुआ था, ध्यान से रिवाइज कर रखा था अपने लेवल पर, तो अभी मेरी कही गई एक एक बात आपको बहुत अच्छे तरह से बच्चे समझ में आई होगी। और इनकेस अगर नहीं आई है, पीछे रिवाइज नहीं करा है, तो बेटा रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आपने खुद रियलाइज करा होगा कि मैंने कितनी बार चीजों को आपको रिवाइज करवाया है। तो इतना तो आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो कि मैं इन वीडियोस के अंदर काफी रिवीजन आपको साथ साथ देता हुआ चलूंगा, लेकिन जब तक आप अपने एंड पर मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की एक हैबिट डेवलप नहीं करेंगे, इस पेपर में स्कोर करना थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई वाला काम हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई चैप्टर हमारा कवर हो जाए, जो भी कोई लेक्चर में कवर कर लेता हूं, कोई भी टॉपिक हम लेक्चर में कवर कर लेते हैं, तो साथ साथ उसको रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रीड करना आप उसको शुरू करिए। चलिए, चैप्टर नंबर 1 का एक छोटा सा टॉपिक जो बचा हुआ है वो है मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हमें पता है दो स्टैंडर्ड थे, SQC 1 और SA 220 अब पता है कि सर फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी सपोज अगर नहीं बनाई और टीम अगर सपोज एज पर क्वालिटी कंट्रोल काम कर ही नहीं रही है, तो किसको क्या पता चलेगा, किसको क्या पता चलेगा। सोचिए, मेरी एक फर्म, मैंने क्वालिटी कंट्रोल की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, ठीक,
अब मैं या मेरा पार्टनर ऑडिट करने के लिए जा रहा है या रिव्यू करने के लिए जा रहा है या एश्योरेंस एंगेजमेंट में है या रिलेटेड सर्विसेज में है, कुछ भी हो, तो हम वहां पर बेसिकली कुछ क्वालिटी कंट्रोल की बातें ही नहीं कर रहे। बताइए क्या एक गलत रिपोर्ट जाने के चांस कम होंगे या ज्यादा होंगे? सोचिए कि कोई क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वो बिना क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी के काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि एक गलत ओपिनियन जाने का चांस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? सर ज्यादा होगा। अब अगर एक सीए गलत ओपिनियन देके आता है और बाद में ये वाली बात क्लाइंट को मालूम चल जाती है कि नहीं यार, सीए ने काम ठीक तरीके से नहीं किया, तो जो एक सीए के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो दो लेटर हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके ऊपर एक जो डिग्री ऑफ फेथ होता है या डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी होती है, जो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट होता है, वो कम होगा या ज्यादा होगा? तो वो तो कम हो जाएगा। तो उसको कोई भी क्या बोलेगा, देखिए सीए हैं ये ऐसे काम करते हैं, कोई मतलब काम में कोई क्वालिटी नहीं है, स्टाफ कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, केवल जूनियर काम करने के लिए आते हैं, सीनियर कभी ऑडिट में इन्वॉल्व ही नहीं होता, जूनियर काम में इतनी गलती कर रहा होता है, हमें गलती दिख जाती है, सीनियर को इनके काम की गलती नहीं दिखती है। ऐसे इश्यूज होते हैं। तब उस केस में क्या होता है, सीए के ऊपर जो होता है ना डिग्री ऑफ ट्रस्ट जो होता है, वो कम हो जाता है। आप सोचिए कि एज आईसीआई, आप सोचिए कि मैं आईसीआई हूं और मैं क्या चाहूंगा कि एक सीए का जो ट्रस्ट है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? सर वो तो बढ़ना चाहिए, कि लोग बाग ये सोचे कि अगर सीए ने काम करा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से काम करा होगा। तो इस पर्पस के लिए, इस क्वालिटी कंट्रोल की बेसिकली मॉनिटरिंग कराने के पर्पस के लिए भी, एक तो मॉनिटरिंग फर्म लेवल पे हो रही थी कि फर्म ने जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी बनाई है वो ऑडिट में या किसी भी एंगेजमेंट में प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई, तो फर्म के बिहाफ पे मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन अल्टीमेटली एक सैटेलाइट मॉनिटरिंग करने के पर्पस के लिए फर्म्स के ऊपर भी होती हैं, और वो तीन तरह के मैकेनिज्म यहां पर आ रहे हैं। पहला है पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड क्या काम करेगा? पीयर रिव्यू बोर्ड को ये देखना है कि भाई हम आपके यहां पर एक पीयर रिव्यू करवाएंगे। व्हाट इज कॉल्ड पीयर? पीयर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, मेरे जैसा ही कोई और। यानी कि अगर मैं सीए इन प्रैक्टिस हूं तो एक सीए इन प्रैक्टिस के काम को दूसरा सीए इन प्रैक्टिस आके एक बार रिव्यू करेगा कि आप काम करते हुए जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या आप इनकी प्रॉपर कंप्लायंस करते हो या नहीं करते? आपके यहां पर एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है? क्या जो एक क्वालिटी कंट्रोल का पूरा आपका सिस्टम है, क्या वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है? तो इन सारी चीजों को रिव्यू किया जाता है। हाँ, लेकिन जो पीयर रिव्यू होता है वो हर एक एंगेजमेंट के लिए नहीं होता, ये केवल और केवल एश्योरेंस एंगेजमेंट में होता है, जहां पर आप ओपिनियन एक्सप्रेस करके आते हो, लाइक ऑडिटिंग एंगेजमेंट। पहले कभी पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू, जो अगला टॉपिक होगा हमारा इसमें, ये दोनों ही आपके सिलेबस में एक सेपरेट चैप्टर हुआ करते थे। अब नहीं है, अब केवल आपको इन बोर्ड के बारे में समझना है। एग्जाम में इसके ऊपर देखो, या तो ये तीनों के तीनों, ये पूरा मैकेनिज्म आपसे 4 से 5 नंबर का पूछ ले, बिकॉज कंटेंट किसी में भी कुछ खास नहीं है, या सेपरेट सपोज 4 नंबर का बन सकता है। बस 4 नंबर में पूछ ले, ऐसी उम्मीद मुझे कम है, बिकॉज कंटेंट किसी के भी अंदर कुछ खास नहीं है। पहले देखिए पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड, पीआरबी। पीयर रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीएआई। ये आईसीआई की काउंसिल के अधीन, उसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआरबी, पीयर रिव्यू बोर्ड, इज टू एंश्योर दैट इन कैरिंग आउट एश्योरेंस असाइनमेंट, ध्यान से देखना, हर एक एंगेजमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल और केवल एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर एमसीक्यू देखें तो दो तरह के एमसीक्यू पॉसिबल हैं अभी, कि पीयर रिव्यू बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? आंसर इज काउंसिल ऑफ द आईसीएआई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, तो पीयर रिव्यू में क्या हम सारे के सारे असाइनमेंट्स कवर करते हैं? आंसर इज नो। पीयर रिव्यू में केवल और केवल एश्योरेंस असाइनमेंट ही कवर किए जाते हैं। किस पर्पस के लिए? ये देखने के लिए, टू एंश्योर दैट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर कंप्लाइड विद बाय द मेंबर ऑफ आईसीआई। एसक्यूसी 1 और एसए 220 दोनों का जरा ऑब्जेक्टिव रिकॉल कर लो, क्या था? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। किस बात को लेकर? कि और कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए जो आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होती हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या उनका कंप्लायंस किया जाता है या नहीं किया जाता?
तो टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग regulatory requirement are complied with by the member of the ICI. And the second, proper system are in place including documentation thereof which imply demonstrate quality of assurance services provided by the member. देखिए आपके यहाँ पर जो सर्विस क्वालिटी को लेकर पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सिस्टम आपने प्रॉपर अपने यहाँ पर बनाया हुआ है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इन सारी चीजों को रिव्यू में कवर किया जाता है। सर ये पीयर रिव्यू जरूरी है क्या करवाना? बेटा पीयर रिव्यू सोचो कि अगर नहीं होगा तो क्या उस केस में मुझे पता है कि मैं आज काम कर रहा हूं बट मेरे काम के ऊपर कोई निगरानी नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो क्या मेरे अंदर एक लापरवाही का पॉइंट आ सकता है? नहीं आ सकता? आ सकता है। तो उस केस में मेरे ऊपर भी एक डर की फीलिंग रहेगी कि भाई मेरे कोई आईसीआई से कोई एक सीएन प्रैक्टिस आएगा और वो आके एक बार क्या काम करेगा, मेरे काम को रिव्यू करेगा। रिव्यूअर आके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जब वो आपके यहां पर आएगा तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स वो आपसे कॉल कर लेगा। सर ये बताइए पिछले 2 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर में आपने कौन कौन सी ऑडिट की थी, मुझे क्लाइंट की एक लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। और वो वहां से अपना एक सैंपल बना के उनके ऊपर रिव्यू करना शुरू कर देगा, यानी कि उस एंगेजमेंट से रिलेटेड वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन कॉल करेगा और उन डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके वो आइडिया लगाएगा कि आप काम एज पर प्रोफेशनल, टेक्निकल, एथिकल स्टैंडर्ड इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करता है या नहीं करता। और उसके बेसिस पर अल्टीमेटली वो अपनी एक ओपिनियन आपकी वर्किंग के ऊपर देके आएगा। ओपिनियन अगेन 2 ही तरह की पॉसिबल है, या तो अनमॉडिफाइड यानी कि वो आपके काम से सेटिस्फाई है, या वो ओपिनियन देगा एक मॉडिफाइड। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन जाती है, जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो बात सही है कि भाई ये जो सीए है जिसका पीयर रिव्यू होता है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस यूनिट। जो दो चीजें हैं, एक सीएन प्रैक्टिस जिसका रिव्यू हो रहा है और एक सीएन प्रैक्टिस जो रिव्यू कर रहा है। तो वो सीएन प्रैक्टिस जिसका रिव्यू हो रहा है उसे कहा जाता है प्रैक्टिस यूनिट, और जिसका रिव्यू हो रहा है उसे जो ये रिव्यू कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिव्यूअर। तो रिव्यूअर जब पीयू के यहां पर, प्रैक्टिस यूनिट के यहां पर पीयर रिव्यू करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है और उसके बेस पर अल्टीमेटली वो ओपिनियन निकालता है कि ये प्रैक्टिस यूनिट काम ठीक तरीके से करती है या नहीं करती। तो उस केस में 2 ही तरह की ओपिनियन पॉसिबल होंगी, आइदर अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो पीयर रिव्यू बोर्ड एक टाइम के बाद एक फॉलो ऑन के लिए बात करता है कि भाई ठीक है अभी आपके काम में कमी है, इन कमी को आप दूर करिए और 1 साल के बाद हम आपका एक रिव्यू फिर से करवाएंगे, ये देखने के लिए कि रिव्यूअर ने आपके काम में जो कमी निकाली थी उन कमी को आपने प्रॉपरली पूरा किया है या नहीं किया। पहले ये बातें आपके सिलेबस में बहुत डिटेल हुआ करती थी, अब तो जितना आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है स्टडी मटेरियल में केवल और केवल इतना ही पॉइंट है। एक बार बस ध्यान से आपको रीड करना है। Peer review is meant for purpose of enhancing quality of professional work, resulting in more reliable and useful audit report। बताया था अभी आपको। Once a practice unit का मतलब वो फर्म जिसका peer review होना है। Once a practice unit is subject to peer review, its assurance engagement record pertaining to peer review period, कितना पीरियड होता है वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, आपकी नॉलेज के लिए बताया कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, उतने टाइम को रिव्यू में कवर करते हैं, आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन एंड रिव्यू बाय पीयर रिव्यूअर। ऑन कंप्लीशन अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इज इशूड in case of unqualified report issued by peer reviewer, but in case of qualified report it is informed to PU that same cannot be issued along with the reason, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट नहीं जाएगा, अभी क्योंकि आपकी ओर से एक मॉडिफाइड रिपोर्ट जा रही है तो मैं पीयू को बोल दूंगा भाई देखो अभी आपको हम कोई पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, अभी ये जो रिपोर्ट है ये पीयर रिव्यू बोर्ड के पास जाएगी, पीयर रिव्यू बोर्ड मुझे एक फॉलो ऑन रिव्यू करने के लिए कहेगा कि जो कमियां हैं, तो पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, पीयू को बुलाएगा और बोलेगा भाई देखो रिव्यूअर ने आपके खिलाफ कुछ ये नेगेटिव कमेंट बोले हैं, प्लीज इनको आप दूर करिए और एक टाइम के बाद हम आपका एक रिव्यू फिर से कराएंगे और उसके बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो it is informed to PU that same cannot be issued along with reason, as well as inform about the due date for conducting a follow on review as may be decided by the board।
इसके अलावा कुछ भी आपको जितनी मैंने और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बोली हैं ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो था पीयर रिव्यू बोर्ड। नाउ सेकंड मैकेनिज्म है यहां पर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। जैसे पीयर रिव्यू बोर्ड की बात कर रहे हैं तो पीयर रिव्यू बोर्ड किसके अधीन काम कर रहा था, किसके अधीन बना हुआ था? वो था काउंसिल ऑफ द आईसीएआई। लेकिन अगर आप क्वालिटी रिव्यू बोर्ड देखें तो इट इज हैज बीन सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पर्सन नॉमिनेट जो किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसके मेंबर होते हैं, और कुछ मेंबर आईसीएआई की काउंसिल से आते हैं। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हैज बीन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ द आईसीएआई। खुद सोचिए, पीयर रिव्यू बोर्ड के जितने मेंबर होंगे, क्या वो आईसीआई की काउंसिल के बाहर के हो सकते हैं? नो, क्योंकि वो काउंसिल के अधीन बना हुआ है, तो काउंसिल के ही मेंबर वहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के लिए, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में क्या होगा कि यहां पर जो मेंबर मिलेंगे आपको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नॉमिनेट हो सकते हैं और वो आईसीआई की काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। द फंक्शन ऑफ क्यूआरबी का फंक्शन क्या है? तो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज रिकमेंड करना कि भाई देखिए इस तरह की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस यूनिट जो कि एक सीएन प्रैक्टिस काम कर रहा होगा, उसके काम को रिव्यू करना कि भाई ये एज पर पॉलिसी काम करता है या नहीं करता। इनकेस अगर एज पर पॉलिसी काम नहीं कर रहा है, कोई डेफिशिएंसी है काम में, तो उसको गाइड करना कि भाई इस तरह से काम नहीं किया जाता है, आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल को एश्योर किया जाना चाहिए। टू मेक रिकमेंडेशन टू द काउंसिल, इसका काम काउंसिल को रिकमेंड करने का है। टू मेक रिकमेंडेशन टू द काउंसिल रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द आईसीआई। तो एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बन रहा है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट पर्सन होते हैं, आईसीआई की जो काउंसिल होती है वहां से इसमें मेंबर आते हैं, और इसका जो काम है, 3 पॉइंट दिमाग में रखना है, सीक्वेंस में जाएगा। देखो, पहला है रिकमेंडेशन देना, फिर जैसा मैंने रिकमेंड किया था वास्तव में वैसा काम होता भी है नहीं होता, और इनकेस अगर कमी दिखाई देती है तो उसको इंप्रूव करने को लेकर गाइडेंस देना। तो रिकमेंडेशन देता है किसको? काउंसिल को, कि आपके मेंबर जो काम करेंगे वो कुछ इस तरह से काम करें। टू मेक रिकमेंडेशन टू द काउंसिल रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द आईसीआई। टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द आईसीआई इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विस, एंड to guide the member of ICI to improve the quality of service and adherence, that is compliance, to the various statutory and other regulatory requirement. The statutory auditor in respect of companies are identified for their audit quality review based upon risk based approach. यानी कि जिन ऑडिट्स के अंदर रिस्क ज्यादा होते हैं वो जनरली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंडर में आ जाती हैं, और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वहां पर एक क्वालिटी रिव्यू कंडक्ट करवाता है। जिस तरह से पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर, पीयर रिव्यू के अंदर जो रिव्यू कर रहा था उसको आप पीयर रिव्यूअर या केवल रिव्यूअर नाम से एड्रेस करते हो, तो जो पर्सन क्वालिटी रिव्यू करता है, क्वालिटी रिव्यू, उसको टेक्निकली नाम दिया जाता है एक टेक्निकल रिव्यूअर। द रिव्यू इज कैरिड आउट बाय द टेक्निकल रिव्यूअर हु आर एम्पेनल्ड बाय क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। सर इसका मतलब क्या है एम्पेनल्ड? जैसे पीयर रिव्यू बोर्ड भी होता है ना, तो पीयर रिव्यू बोर्ड में भी एक पैनल होता है, और उस पैनल में बेसिकली क्या होगा कि हम वहां पर रिव्यूअर का एक पैनल बनाते हैं, उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी होती है कि सपोज कि मैं एक सीएन प्रैक्टिस हूं, या चलो मैं एक सीएन सर्विस हूं और मैं रिव्यूअर बनना चाहता हूं पीयर रिव्यू के पर्पस के लिए। क्या आपको लगता है एक सीएन सर्विस को सीएन प्रैक्टिस का काम रिव्यू करने के लिए क्या रिव्यूअर बनना अलाउ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। चलो मैं सीए हूं और मैं रिसेंटली प्रैक्टिस में आया, यानी कि मैंने अभी अभी सीए क्लियर करा और मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले सीओपी लिया हुआ है, मेरे पास सीओपी आए हुए सपोज 2 या 3 महीने हुए हैं, और मैं अब रिव्यूअर बनना चाहता हूं कि भाई मैं सीए प्रैक्टिस के काम को रिव्यू करूंगा। सोचिए, क्या आप रिव्यूअर के पैनल में शामिल हो सकते हैं? अभी भी नहीं हो सकते। बोले भाई पहले खुद तो ऑडिट करना सीख ले, अभी ताजा ताजा आप सीए बने हो, प्रैक्टिस अभी करते हुए ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और आप इतने साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसके काम को आप रिव्यू करने के लिए जाओगे। तो चाहे पीयर रिव्यू बोर्ड हो या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड हो, दोनों ही अपने यहां पर रिव्यूअर का पैनल
मेंटेन करते हैं। अब रिव्यूअर कौन हो सकता है, टेक्निकल रिव्यूअर कौन हो सकता है, ये चीजें पहले कभी आपके सिलेबस में हुआ करती थी बट अब नहीं है। बट इतना दिमाग में रखिए कि एक पीयर रिव्यू बोर्ड होता है, एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड होता है। पीयर रिव्यू बोर्ड पीयर रिव्यू करवाता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्वालिटी रिव्यू करवाता है। एक को आईसीएआई की काउंसिल ने बनाया है, एक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, एक जगह पर दोनों ही पैनल मेंटेन करते हैं, लेकिन पीयर रिव्यू बोर्ड में जो पैनल मेंटेन हुआ है वहां पर जो बंदा होगा उसको रिव्यूअर या पीयर रिव्यूअर कहा जाता है। और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के अंदर ऐसे रिव्यूअर को नाम दिया जाता है टेक्निकल रिव्यूअर। अब ये पीयर रिव्यू होता कैसे है, क्वालिटी रिव्यू कैसे होता है, ये सारी चीजें अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसमें एक और मैकेनिज्म, एक और अथॉरिटी यहां पर ऐड हो जाती है, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जब एनएफआरए बना था तब काफी डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़ी ऑडिट्स थी उनको, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के दायरे में आ रही थी। और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऐसी ऑडिट्स को रिव्यू करता हुआ चल रहा था, जैसे ऑडिट ऑफ बैंक है, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी है, इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट थी, सब पहले क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के दायरे में आ रही थी। लेकिन बीच में ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जहां पर दिखाई दिया कि एक कंपनी में बहुत बड़े घपलेबाजी हो रही है, लेकिन उनका ऑडिटर ने वो घपला रिपोर्ट नहीं किया था, और उससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काफी लॉस हुआ था। तब सरकार ने इन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए कहा कि एक अथॉरिटी हम भी अपने एंड पे लेके चलेंगे, और वो अथॉरिटी बनाई एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और एनएफआरए के आ जाने से क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कुछ एरिया कट कर दिया गया। बोले भाई ठीक है आप काम कर लीजिए, लेकिन जो बड़ी ऑडिट्स होंगी, जस्ट लाइक लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट होंगी, उसमें जो रिव्यू होगा वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अब आपके दायरे में नहीं रहेगा। यानी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कह सकते हो पर उतर दिए गए, इनके पंख काट दिए गए, और बड़ा काम, बड़ी ऑडिट्स को रिव्यू करने की जिम्मेदारी वो एनएफआरए को दे दी गई। तो एनएफआरए जो आज रिव्यू करती है, पहले कभी ये रिव्यू क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के ही अधीन हुआ करता था, लेकिन जब कंप्लेंट्स आई कि काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तब इस चीज को सरकार ने ध्यान में रखते हुए एक एनएफआरए का गठन कर दिया। तो NFRA has been constituted in term of section 132 subsection 1 of the Companies Act 2013. Duties of NFRA also include the following: मॉनिटर करना एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कि भाई जो सीएन प्रैक्टिस है वो अपना काम एज पर स्टैंडर्ड करते हैं या नहीं करते। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस of profession associated with ensuring compliance with such standard and suggest measure for improvement in the quality of service। सेम यही काम तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड भी कर रहा था। It has the power to monitor and enforce compliance with the accounting standards and auditing standards and oversee the quality of service under section 132 subsection 2, or undertake investigation under section 132 subsection 4 ऑफ द ऑडिटर ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। यानी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के जो ऑडिटर हैं उनके काम के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। सच कंपनीज इंक्लूड लिस्टेड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एंड अदर कंपनीज एज प्रोवाइडेड इन रूल 3 ऑफ एनएफआरए रूल 2018। पहले ये जो ऑडिट्स आपको दिखाई दे रही है ना बच्चे, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट हो, वन सेकेंड, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट हो, इंश्योरेंस कंपनी की हो, बैंकिंग कंपनी की हो, पहले ये सब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के दायरे में आते थे। लेकिन अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड से ये अधिकार छीन के किसको दे दिया गया, एनएफआरए को दे दिया गया। देयरफॉर ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विस ऑफ लिस्टेड कंपनी falls under the purview of NFRA. QRB can review quality of audit service provided by the member of ICI only in respect of entities other than those specified under NFRA rule and those referred to QRB by NFRA। यानी कि जो ऑडिट्स NFRA के दायरे में नहीं आती हैं उन पर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड काम करेगा, या फिर एनएफआरए ने अगर कोई मामला रिकमेंड करा है कि ठीक है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इस जगह पर आप काम कर लीजिए, उस जगह पर क्यूआरबी काम करेगा। लेकिन एक ऑडिट कभी भी दोनों के एरिया में फॉल नहीं कर सकती। जो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का दायरा है वहां पर एनएफआरए नहीं आ रहा, जो एनएफआरए का दायरा है वहां पर अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं आ रहा।
लेकिन अगर एनएफआरए कोई मामले को अगर रेफर करता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी रिव्यू, तब उस केस में क्यूआरबी वहां पर काम करेगा। अब इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, इनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। जितना स्टडी मटेरियल में था एग्जैक्टली सेम पॉइंट मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। एग्जाम में इसके ऊपर ऑडिट में बात करें तो हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका इन अथॉरिटीज के ऊपर, इन बोर्ड के ऊपर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। केस स्टडी नहीं बनेगी, क्वेश्चन बनेगा तो सब्जेक्टिव ही बनेगा। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 मैं कह सकता हूं कि यहां पर ओवरऑल कंप्लीट हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, ये एसक्यूसी 1 के ऊपर या एसए 220 के ऊपर बेस्ड होंगे। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर प्यारे, a partner of Pyarelal and Company chartered accountant, died of a heart attack on 30th of March after completing the entire routine work। ठीक है, सपोज कि एक फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं 22-23, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑडिट कर रहे हैं और ये 30 मार्च 2023 है और पूरा रूटीन वर्क ऑलरेडी मिस्टर प्यारे कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन तभी उनको एक हार्ट अटैक आया और वो भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है, मिस्टर लाल, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, देयरफॉर साइन द अकाउंट ऑफ टी लिमिटेड विदाउट रिव्यूइंग द फाइनलाइजेशन वर्क डन बाय द असिस्टेंट, स्टेट योर व्यू विद रीजन। तो अब ये बताइए कि क्या मिस्टर प्यारे ने अपना सारा रिव्यू वैसे कर रखा था? प्यारे ने, आर्टिकल असिस्टेंट ने जो भी काम किया था उनको रिव्यू कर रखा था, एक ओपिनियन भी निकाल रखी होगी चलिए उन्होंने। लेकिन अब क्या होता है कि उनकी जब डेथ हो जाती है तो मिस्टर लाल पहुंच जाते हैं और इन्होंने कहा कि ये रिव्यू तो ऑलरेडी मिस्टर प्यारे कर चुके थे ना, तो इन्होंने बिना कोई आर्टिकल असिस्टेंट के काम को रिव्यू किए हुए, जो काम मिस्टर प्यारे ने अपनी डेथ से पहले किया हुआ था उसी को फाइनल मान लेते हैं और सीधा रिपोर्ट को इश्यू करके आ जाते हैं। आपको बताना है कि जो लाल का स्टेप है वो सही हुआ या गलत हुआ। मिस्टर प्यारे की डेथ के बाद मिस्टर लाल क्या बन जाएंगे इस जगह पर? एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या काम को रिव्यू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? डेफिनेटली करना चाहिए था। तो रिव्यू में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो यहां पे इसका आंसर बनेगा। रिव्यू वाला पॉइंट एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट मोड पर बेटा पूछा गया है, तो रिव्यू पे प्लीज ध्यान से आप अटेम्प्ट करके आना। रिव्यू में हम ये देखेंगे कि हमारे जो एंगेजमेंट टीम के मेंबर हैं उन्होंने काम इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड किया है नहीं किया, इन कंप्लायंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया है या नहीं किया। दूसरा कि उनका जो काम है वहां पर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है या नहीं मिला, काम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं प्लानिंग को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जो वो कंक्लूड कर रहे हैं और जो वर्क परफॉर्म किया गया है क्या ये आपस में मैच करता भी है या नहीं करता, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, इन चीजों को जनरली रिव्यू में शामिल किया जाता है। तो हिंट दिया है देखिए यहां पर, there is a violation of provision of SA 220 by Mr. Lal. Mr. Lal may rely on the work performed by Mr. Pyare provided he exercise due skill and care and review the work performed by Mr. Pyare. तो रेफर द टॉपिक रिव्यू इन SA, तो रिव्यू वाला पॉइंट अब आपको यहां पर लिख के आना था। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ FMP लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी है तो बेटा हिंट है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता होगा इस जगह पर। एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लीटेड हिज रिव्यू एंड आल्सो एंश्योर्ड कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाइड टू द ऑडिट एंगेजमेंट। तो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पर कंक्लूजन कैसे होता है? 3 पॉइंट थे वहां पर कि एंगेजमेंट पार्टनर को एविडेंस ऑब्टेन करना होगा इंडिपेंडेंसी की कंप्लायंस को लेकर, उसके लिए वो ऑब्टेन करेगा relevant information firm where applicable from network firm to identify, evaluate circumstance relationship which may create threat on the independence, आइडेंटिफाई करेगा कहीं कोई फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी का ब्रीच तो नहीं हुआ है, और अगर ये ब्रीच दिखता है तो क्या इसकी वजह से इंडिपेंडेंसी पे थ्रेट तो नहीं है, और अगर थ्रेट है तो थ्रेट को एलिमिनेट करने का या एक्सेप्टेबली लोअर लेवल पे लेके आने का अटेम्प्ट किया गया है या नहीं किया गया, इस चीज को लेकर वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। The engagement file are also reviewed by the engagement quality control reviewer, except the independence assessment documentation.
engagement partner was of the view that the matters related to independence assessment are the responsibility of the engagement partner and not engagement quality control reviewer. Engagement quality control reviewer objected to this and refused to sign off the documentation. Please advise as per SA 220. मतलब कि जब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आया, तब एंगेजमेंट पार्टनर ने इंडिपेंडेंस की असेसमेंट को लेके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को देने से मना कर दिए। अब सोच लीजिए जब SA 220 कराया था तो लिस्टेड एंटिटी वाले केस में क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को ये देखना, ये रिव्यू करना था या नहीं करना था कि टीम ने काम करते हुए इंडिपेंडेंसी का कंप्लायंस किया है नहीं किया। तो इंडिपेंडेंस की असेसमेंट को लेकर जो डॉक्यूमेंटेशन एंगेजमेंट पार्टनर ने तैयार कर रखे हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को वैसा वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड कराने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो यहां पर जो एंगेजमेंट पार्टनर की अप्रोच है वो गलत है। एंगेजमेंट पार्टनर की अप्रोच गलत है। इसका कंप्लीट आंसर देखिए, एज पर SA 220 engagement partner shall form a conclusion on compliance with the independence requirement that apply to audit engagement. In doing so, engagement partner shall, 3 पॉइंट आएंगे यहां पर, obtain relevant information from firm where applicable, network firm to identify, evaluate circumstance and relationship that create threat to independence, evaluate information on identified breaches, if any, of the firm's independence policies and procedure to determine whether they create a threat to independence for the audit engagement, and take appropriate action to eliminate such threat or reduce them to an acceptable level by applying safeguard, or if considered appropriate, to withdraw from audit engagement where withdrawal is permitted by law or regulation. The engagement partner shall promptly report to the firm any inability to resolve the matter for appropriate action. Engagement partner shall take responsibility for review being performed in accordance with the firm review policies and procedure. As per SA 220, quality control for an audit of financial statement, for the audit of financial statement of listed entities, engagement quality control reviewer on performing an engagement quality control review shall consider the engagement team's evaluation of firm independence in relation to audit engagement. In the given case, engagement partner is not right, the independence assessment documentation should also be given to engagement quality control reviewer for his review. क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो आप एग्जाम में, देखो, और ये क्वेश्चन एग्जाम के MTP या RTP के लगे हुए क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Messrs. Suresh Chandra and Company has been appointed as an auditor of SC Limited for the financial year 18-19. CA Suresh, one of the partner of Messrs. Suresh Chandra and Company, completed entire routine audit work on 29th of May 2019. Unfortunately, on the very next morning, while roving towards the office of SC Limited to sign final audit report, he met with a road accident and died. ओहो, तो मिस्टर सुरेश जी ने सारा काम कर रखा था, ठीक है, और जब वो अगले दिन बस जा ही रहे थे कि ठीक है आज जाके ऑडिट रिपोर्ट साइन करके आता हूं, फाइनेंशियल साइन करके आएंगे, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। Now, CA Chandra, another partner of Messrs. Suresh Chandra and Company, therefore signed the account of SC Limited without reviewing the work performed by CA Suresh. तो ये ऑलमोस्ट वही केस है जो पहले देखा था प्यारे लाल वाला। प्यारे की डेथ हो जाने पर लाल ने प्यारे के काम को बिना रिव्यू करे फाइनल मान लिया था और रिपोर्ट साइन कर दी थी। तो जो अप्रोच है यहां पर मिस्टर चंद्रा का गलत है। State with reason whether CA Chandra is right in expressing an opinion on the financial statement the audit of which is performed by another auditor. CA Chandra is allowed to sign audit report. ठीक है, मैं रिपोर्ट पर साइन कर सकता हूं, पार्टनर हूं, लेकिन बिना रिव्यू करे मुझे साइन नहीं करना चाहिए. Though will be responsible for expressing the opinion, he may rely on the work performed by CA Suresh provided he further exercise adequate skill and due care and review the work performed by him. रेफर द टॉपिक रिव्यू इन SA. रिव्यू के पॉइंट लिख के आएंगे कि रिव्यू में क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 4, OP and associate are the auditor of BB Limited.
BB Limited is a listed company and started its operation 5 years back. Okay. The field work during the audit of the financial statement of the company for the year ended 31st of March 2019 got completed on 1st of May 2019. लिस्टेड कंपनी है भाई साहब, बीबी लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है और रूटीन वर्क कंप्लीट हो चुका था 1 मई 2019 को। अब यहां पर किसकी एंट्री होगी? एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की एंट्री होनी चाहिए। द ऑडिट रिपोर्ट वाज डेटेड मई 12 2019, यानी ऑडिट रिपोर्ट साइन करी गई है 12 मई 2019 को। इसका मतलब जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू था वो 12 मई 2019 या उससे पहले कंप्लीट हो गया होगा। इनकेस अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 12 मई 2019 के बाद कंप्लीट हुआ है और एंगेजमेंट पार्टनर ने रिपोर्ट 12 मई 2019 को इश्यू कर दी है तो वहां पर 220 का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू of the engagement, it was observed that engagement quality control review was completed 15 मई 2019। अब देखो ध्यान से गलती मिल गई। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कब कंप्लीट हुआ? 15 मई 2019 को। और हमको पता है कि जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट ना हो जाए एंगेजमेंट पार्टनर अपनी रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, उस पर डेट मेंशन नहीं कर सकता। तो एंगेजमेंट पार्टनर की अप्रोच यहां पर गलत है। एंगेजमेंट पार्टनर हैज कंप्लीटेड हिज रिव्यू इन एंटायरली ऑन 10 मई 2019। एंगेजमेंट पार्टनर का ये कहना, भाई मैंने तो अपना रिव्यू 10 मई 2019 को कंप्लीट कर लिया था, तो मैं तो रिपोर्ट 12 मई को साइन कर दिया, इसलिए मैं सही हूं। नहीं भाई साहब, आपका रिव्यू कंप्लीट हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इंश्योर करें, डिटरमाइन करें कि एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की अपॉइंटमेंट हो गई है। और जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर काम नहीं करेगा आप अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करके नहीं आ सकते थे। तो एज पर SA 220 quality control for an audit of financial statement, for audit of financial statement of listed entities and those other audit engagement if any for which firm has determined that an engagement quality control review is required, the engagement partner shall determine that an engagement quality control reviewer has been appointed. Discuss significant matter arising during the audit engagement including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control reviewer and not date the auditor's report until the completion of engagement quality control review. Further, as per SA 700, forming an opinion and reporting of financial statement require audit report to be dated not earlier than the date on which auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence on which the base to base the auditor's opinion on the financial statement. In the present case, OP and Associates are the auditor of a listed company which started its operation 5 years back. The field work during the audit of the financial statement of the company for the year 31st of March 2019 got completed on 1st of May 2019. क्वेश्चन के ही फैक्ट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। The auditor's report was dated on May 12, 2019. During the documentation review of the engagement, it was observed that the engagement quality control review was completed on 15th of May 2019. Conclusion signing of audit report, that is on May 12, 2019, which is before the completion of review engagement quality control review, that is 15 मई 2019, is not in order. काम ठीक से नहीं हुआ। Question number 5. Ace Limited, manufacturer of textile goods, got an order of manufacturing of PPE kit in December 2021. But there was shortage of machinery and manpower to accomplish the ordered requirement of PPE kit. Ace Limited approached another manufacturing unit, Jack Limited, for purchase of the unit. Jack Limited was interested in the sale of units, so the deal went through and Ace Limited acquired 95% share of Jack Limited. The new engagement of Jack Limited proposed and appointed NKB, Associate Chartered Accountant, already auditor of Ace Limited, as new auditor of Jack Limited. NKB Associate accepted the assignment without considering information whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate. Comment with respect to appropriate standard of auditing. What type of information assists the engagement partner in determining
whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate. अगर इतना सारा केस समझ में ना आया हो ना, केवल इस लाइन पे फोकस कर जाना, इस सेंटेंस पर, केवल जितना मैं इंटरलाइन कर रहा हूं. Comment with respect to appropriate standard of auditing. What type of information assists the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement are appropriate. SQC 1 में 3 इंफॉर्मेशन थी और SA 220 में 4 है. सर हमें अपना आंसर किस पे लिख के आना है? इसने क्या लिखा है? एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. SA के बेस पे आपको आंसर देना है. तो SA 220 के जो 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट कौन कौन से थे रिकॉल कर सकते हो? पहला था इंटीग्रिटी ऑफ OMG इवैल्यूएट करना. एंगेजमेंट टीम पे थे अगले 2 पॉइंट. एंगेजमेंट टीम के पास कॉम्पिटेंसी है नहीं है, कैपेबिलिटी है नहीं है, इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्स. क्या एंगेजमेंट टीम रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और सिग्निफिकेंट मैटर जो लास्ट ईयर आए थे या करंट एंगेजमेंट में आ रहे हैं, और उसकी क्या इंप्लीकेशन निकल के आती है एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने को लेकर. ये 4 पॉइंट बस आपको यहां पर लिख के आने हैं. कमेंट विद रेस्पेक्ट टू एप्रोप्रिएट SA व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अच्छा ये रिपीट हो गया, ये रिपीट है, ये रिपीट है. आंसर देखिए. इंफॉर्मेशन असिस्टिंग ऑडिटर इन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. 4 पॉइंट बस दिमाग में रखने हैं आपको इस जगह पर. द इंटीग्रिटी ऑफ OMG प्रिंसिपल ऑनर मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस. अगले 2 पॉइंट आपके एंगेजमेंट टीम पर बनेंगे. एंगेजमेंट टीम, कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्स. Compliance with the relevant ethical requirement by the firm and the engagement team, and significant matter that have arisen during the current or previous audit engagement and their implication for continuing the relationship. Question number 6. Jack and Company Chartered Accountant Firm was appointed as auditor of Falcon Limited after ensuring the compliance with the relevant provision of the Companies Act 2013. ठीक है. Mr. J was the engagement partner for the aforesaid audit, and prior to commencement of the audit, Mr. J had called for a meeting of the engagement team in order to direct them and assign them their responsibilities. बहुत अच्छा काम करा. At the end of meeting, Mr. J assigned review responsibilities to 2 of the engagement team member who were the most experienced amongst. एक 1 सेकेंड, आगे सेंड क्या वर्ड लिखा है ये, चल जा भाई. ठीक है. Amongst all for reviewing the work performed by the less experienced team member. While reviewing the work performed by the less experienced team member of the engagement team, what shall be the consideration of the reviewer. तो इसमें आपको SA 220 का रिव्यू वाला पॉइंट लिख के आना है कि रिव्यू में क्या क्या कंसिडरेशन शामिल होनी चाहिए. तो कंसिडरेशन टू बी गिवन व्हाइल रिव्यूइंग द वर्क एज पर SQC 1. टाइटल दिया, बहुत लंबा टाइटल है. क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, other assurance and related service engagement. Review responsibilities are determined on the basis that more experienced team member, including the engagement partner, review work performed by less experienced team member. While reviewing the work performed by less experienced member of the engagement team, the reviewer should consider whether क्या क्या चीजें आपको अपने रिव्यू में शामिल करने चाहिए. Whether the work has been performed in accordance with the professional standard and the legal and regulatory requirement. Significant matters have been raised for the further consideration. कि भाई उनके काम करते हुए कोई भी significant matter अगर आया था तो उस पर दोबारा से consideration देने की requirement थी या नहीं, इसको review करना. Appropriate consultation have been taken place and their resulting conclusion have been documented and implemented. जहां पर कंसल्टेंसी लेने की रिक्वायरमेंट थी, एंगेजमेंट टीम ने वहां पर कंसल्ट करके प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट किया है नहीं किया, डॉक्यूमेंट किया नहीं किया.
whether there is need to revise the NTE of work performed. Work performed support the conclusion reached and is appropriately documented. The evidence obtained sufficient, appropriate and the objective of the engagement procedures have been achieved. तो इन चीजों को रिव्यू में शामिल किया जाता है। तो अब आपने बेटा एक आइडिया देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आपके इन टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो SQC1 और SA 220 ये नाउ ओवरऑल टोटली कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके प्लीज बच्चे इन सबको ना एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करना है और पास अटेम्प्ट क्वेश्चन जो हमने क्लास में कवर किए इनको प्लीज एक बार अपने लेवल पे दोबारा से आप इन्हें गो थ्रू करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आज का जो लेक्चर था ड्यूरेशन थोड़ा शॉर्ट रहा, लेकिन क्योंकि केवल डिस्कस करना था मैकेनिज्म और ये पास अटेम्प्ट क्वेश्चन। वैसे ये था कि आज शायद कोई चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट करना था, बट आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपका टाइम कट करा है। कल मिलूंगा आपसे जहां पर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 को लेकर। चैप्टर नंबर 1 टोटली हमारा कंप्लीट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।